हेलो स्टूडेंट्स, कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई। तो अभी हम लोग जो टॉपिक देखने वाले हैं और जो सब्जेक्ट देखने वाले हैं दैट इज कॉल्ड एज ईडीएलसी का जो टॉपिक है दैट इज कॉल्ड एज ऑसिलेटर। ये भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, सो द सब्जेक्ट इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड लीनियर सर्किट्स। एंड लीनियर सर्किट्स। और इसमें हम लोग कौन सा टॉपिक देखने वाले हैं? ऑसिलेटर। इसके ऊपर भी कंफर्म क्वेश्चन आएगा, एग्जाम में कंफर्म क्वेश्चन आएगा ऑसिलेटर के ऊपर। पहला जान लेते हैं व्हाट इज दिस ऑसिलेटर। ऑसिलेटर क्या है? सो बेसिकली इट इज एन एम्पलीफायर सर्किट with positive feedback incorporated in it, which means it is an एम्पलीफायर सर्किट। इसमें हम लोग ऐसा पूरा डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, इट इज एन एम्पलीफायर सर्किट हैविंग और इट विल प्रोड्यूस, ऐसा भी बोल सकते हो, हैविंग इट इज एन एम्पलीफायर सर्किट प्रोड्यूसेस output signal without any input signal and it is based on positive फीडबैक। और ये किसके ऊपर बेस्ड होता है? पॉजिटिव फीडबैक के ऊपर ये ज्यादा करके बेस्ड होता है। तो दैट इज इट इज बेस्ड ऑन पॉजिटिव फीडबैक प्रिंसिपल। ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी पूछते हैं कौन सा ऐसा सर्किट है जिसको बिना इनपुट दिए आउटपुट प्रोड्यूस करता है? दैट इज कॉल्ड एज ऑसिलेटर। सो ऑसिलेशन मतलब क्या? ये विदाउट एनी इनपुट सिग्नल ये आउटपुट को प्रोड्यूस करता है, इसलिए इसको साइन वेव जनरेशन, सिग्नल जनरेशंस में भी यूज करते हैं। सिग्नल जनरेशंस भी इसमें यूज करते हैं। सिग्नल जनरेशन में भी इसको यूज किया जाता है। अभी हम लोग देखते हैं कि एक्चुअली ये जो ऑसिलेटर सर्किट है, ये हमने यहाँ पे डेफिनेशंस देख ली, इसकी डेफिनेशंस हो गए। ठीक है, तो कौन से ऐसे सर्किट्स जो है जिसको हमने ऑसिलेटर बोल सकता हूं? कौन से ऐसे सर्किट्स है जिसको मैं ऑसिलेटर बोल सकता हूं? तो इसके लिए एक क्राइटेरिया आता है दैट इज कॉल्ड एज बार्कहाउसन क्राइटेरिया। बार्कहाउसन क्राइटेरिया बहुत ही सिंपल क्राइटेरिया है इसका। इसने दो रूल बताए। बार्कहाउसन क्राइटेरिया में दो रूल आते हैं। अगर कोई सर्किट को मुझे ऑसिलेटर सर्किट बनाना है, ऑसिलेटर सर्किट मानना है, तो उसके दो रूल है। द टोटल फेज शिफ्ट जो होगी ये कितनी होनी चाहिए? ये होनी चाहिए 360 डिग्री या फिर 0 डिग्री की। टोटल फेज शिफ्ट 360 डिग्री होनी चाहिए या फिर 0 डिग्री की होनी चाहिए। तो ये कौन प्रोड्यूस करता है? इसमें हम लोग यूज करते हैं ओपैम्प सर्किट एज अ नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, सॉरी एज अ इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। एज अ इन्वर्टिंग एम्पलीफायर हम लोग यूज करेंगे ओपैम्प एज इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, जो कि कितना फेज शिफ्ट प्रोड्यूस करता है? 180 डिग्री। व्हाट डू यू मीन बाय 180? अगर इनपुट सिग्नल में ऐसे प्रोड्यूस करूं तो आउटपुट मुझे एग्जैक्टली इसका आउटपुट उल्टा मिलेगा।
इनपुट में अगर ऐसे प्रोड्यूस करूं तो आउटपुट एग्जैक्टली इसका उल्टा मिलेगा। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, दिस इज कॉल्ड एज 180 डिग्री फेज शिफ्ट। और दूसरा जो सर्किट बनाएंगे ना, उसमें हम लोग आरसी नेटवर्क्स बनाएंगे, आरसी का नेटवर्क होगा। में आरसी नेटवर्क जो होती है ना, तो उसमें अभी दो प्रकार का ऑसिलेटर हम लोग एक्चुअली देखने वाले हैं। एक है आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर और एक है अपना वेन ब्रिज ऑसिलेटर। उसकी फेज शिफ्ट आइदर 180 डिग्री होगी, आइदर 180 डिग्री होगी या फिर ये 0 डिग्री भी हो सकती है। तो अगर मेरा ये 0 डिग्री होगा एक सम केसेस में, तो उसके लिए मेरा टोटल फेज शिफ्ट क्या होना चाहिए, यहाँ पे हम लोग कौन सा एम्पलीफायर लगाना चाहिए, नॉन इन्वर्टिंग। तो दो कंडीशंस में यहाँ पे आपको लिख के दे रहा हूँ, सिंपल कंडीशंस। देखो, एक आरसी नेटवर्क मैंने यहाँ पे बनाया जिसमें हम लोग आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर यूज करेंगे, आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर यूज करेंगे, जिसमें ओपैम हम लोग नॉन इन्वर्टिंग लेंगे और आरसी नेटवर्क जो है 180 डिग्री ले लेंगे। तो ये जो है दोनों भी आउट ऑफ फेज है, तो इसका टोटल फेज शिफ्ट कितना होगा, टोटल फेज शिफ्ट कितना होगा 180 प्लस 180 360 डिग्री। और जब भी मैं वेन ब्रिज ऑसिलेटर यूज करूंगा, जब भी मैं वेन ब्रिज ऑसिलेटर यूज करूंगा, तो वेन ब्रिज ऑसिलेटर में मुझे उस तरीके से ओप एम्प लेना पड़ेगा, दैट इज अ नॉन इन्वर्टिंग। उसका जो फेज शिफ्ट है ये हमारा क्या होगा, पॉजिटिव वाला होगा। तो ओप एम्प ले लेंगे उसके लिए, और इसमें आरसी का सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन लेंगे, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ ओप एम्प। तो इसका टोटल फेज शिफ्ट कितना होना चाहिए, इसका भी टोटल फेज शिफ्ट कितना होना चाहिए 360 डिग्री और 0 डिग्री, 360 डिग्री और 0 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो ये होता है बार्कहाउसन क्राइटेरिया का फर्स्ट रूल। द फेज शिफ्ट शुड बी, टोटल फेज शिफ्ट शुड बी 0 डिग्री और 360 डिग्री। एंड सेकेंड रूल क्या कहता है, ये सेकेंड रूल कहता है A इंटू बीटा should be greater than equals to 1. तो A is nothing but the amplifier gain and beta is nothing but feedback. ये कितना होना चाहिए, इससे एक से ज्यादा या फिर इक्वल्स टू 1 हमेशा होना चाहिए। ठीक है, तो ये होता है इसका सेकेंड रूल, बार्कहाउसन का सेकेंड रूल। अगर ये दोनों रूल सेटिस्फाइड होता है, इफ टू रूल्स सेटिस्फाइड, देन ओनली इट इज कॉल्ड एज, then only it is called as oscillator circuit. Then it is called as oscillator circuit. तो ये होता है ऑसिलेशन के लिए बेसिक प्रिंसिपल, बार्कहाउसन क्राइटेरिया। फर्स्ट रूल, टोटल फेज शिफ्ट शुड बी 360 और 0 डिग्री। सेकेंड रूल, ए बी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। ठीक है, तो आफ्टर दिस नेक्स्ट पहला रूल देखते हैं, पहला ऑसिलेटर सर्किट देखते हैं। एक्सप्लेन ऐसा आ सकता है, एक्सप्लेन आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर, एक्सप्लेन आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर विथ इट्स वेवफॉर्म एंड ऑल दिस। तो यहां पे अपना सर्किट कुछ इस तरीके से बनेगा, निगेटिव पॉजिटिव, यहां पे ये होगा ग्राउंड। क्यों, क्योंकि मैंने बोला यहां पे ओप एम्प एज इन्वर्टिंग एम्पलीफायर लेना है, तो यहां पे हम लोग ओप एम्प एज इन्वर्टिंग लेंगे। तो यहां पे एक आरआई होगा, यहां पे एक फीडबैक रेजिस्टर होगा, फीडबैक रेजिस्टर होगा। और ये जो आरआई है ना, यहां पे ही इसके साथ ही हम लोग इसमें क्या करेंगे, इसके साथ ही हम लोग इसका आरसी फेज शिफ्ट नेटवर्क बनाएंगे, जिसमें 3 ऐसे कैपेसिटर्स कनेक्ट होंगे और इससे पहले एक रेजिस्टर, यहाँ पे एक रेजिस्टर और ये एक रेजिस्टर, और ये फिर कनेक्ट होगा इसके साथ।
इस टर्मिनल के साथ, और यहाँ पे होगा आउटपुट वोल्टेज। तो ये R1 C1, R2 C2 एंड R3 C3। तो ओपैम्प, यहाँ पे ओपैम्प कौन सा है, प्लस VCC, और ये यहाँ पे माइनस VE दिखा दो, सप्लाई। ओपैम्प कौन सा है, ओपैम्प है इन्वर्टिंग वाला, है ना। इसको इनपुट कहां पे दिया है, इन्वर्टिंग टर्मिनल पे दिया है। अभी आप बोलोगे सर इनपुट तो है नहीं, इनपुट मतलब ये नेटवर्क कहां पे कनेक्ट किया है, इनपुट इन्वर्टिंग टर्मिनल पे। तो इसका रूल ही है ना, विदाउट गिविंग एनी इनपुट सिग्नल प्रोड्यूसेस द आउटपुट। तो यहाँ पे आपको एक्चुअली VI नहीं दिखेगा, ये आपको यहाँ पे इनपुट साइड मतलब इन्वर्टिंग साइड पे ये कनेक्ट करवाना है। तो इसका फेज शिफ्ट कितना होता है, हमेशा 180 डिग्री। और ये जो RC नेटवर्क है ना, RC नेटवर्क जिसमें ऐसे 3 R and C बनाए हैं, RC RC RC, R1 C1 R2 C2 R3 C3। तो ऐसे ये जो 3 नेटवर्क्स जो है, दिस इज योर फर्स्ट नेटवर्क, this is your second network and this is your third network। तो इसमें 3, हर एक RC फेज शिफ्ट नेटवर्क 60 डिग्री फेज प्रोवाइड करता है। ये 60 डिग्री देगा, ये 60 डिग्री देगा, ये 60 डिग्री देगा। बोलो कितना हुआ, 180 डिग्री हुआ कि नहीं। तो 180 प्लस 180, अभी आपको समझ में आया होगा 180 प्लस 180 कैसे हुआ, दैट इज 360 डिग्री। तो ईच मैं यहां पे लिख देता हूं, ईच RC network produce 60 degree phase shift। तो इसके इनपुट, अगर ये मैंने ऐसे इनपुट दिया तो इसका आउटपुट कैसे मिलेगा, फेस। अभी ये फीडबैक नेटवर्क में दिया तो इसको फिर से ये कैसे मिलेगा, ऐसे। यही सिग्नल इधर गया, फिर से आउट ऑफ फेस, फिर ये फीडबैक सिग्नल उसको फिर से घुमा देगा, सीधा कर देगा। तो इस तरीके से ये लूप बनते जाएगा। तो दैट इज कॉल्ड एज RC फेज शिफ्ट ऑसिलेटर। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, सर्किट डायग्राम पहले बनाना है, इसको बोलते हैं सर्किट डायग्राम। ये ऐसे एक्सप्लेन करना है। ओपैम्प यूज एज अ इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, दैट इज द रीजन इट इज प्रोड्यूस a 180 डिग्री फेज शिफ्ट इन the RC phase shift oscillator. There are 3 sections of RC. Each RC network produces a 60 degree phase shift. The total phase shift is 180 degree, and the total phase shift from the OPAM and R3 RC network, it is 360 degree phase shift. So criteria number 1 of a Barkhausen criteria is satisfied for this. And whenever OPAM uses an inverting and non-inverting amplifier, the gain of amplifier and feedback factor is always equals to, or it is always greater than 1. So second criteria is also satisfied, and that is the reason it is called as RC phase shift oscillator circuit which produces the oscillation. तो यहाँ पे ये फर्स्ट एक्सप्लेनेशन के लिए आपको आ सकता है। इसके साथ इसको डिजाइन करने के लिए भी आता है, डिजाइन RC phase shift ऑसिलेटर फॉर द फ्रीक्वेंसी। अगर हम लोग इसकी फ्रीक्वेंसी लेते हैं तो समझो 1 किलो हर्ट्ज लिया, सॉरी 1 किलो हर्ट्ज, और कैपेसिटर की वैल्यू समझो 0.01 माइक्रो फैरेड दिया है, 0.01 माइक्रो फैरेड इस तरीके से अपने को दिया है। तो अभी RC फेज शिफ्ट ऑसिलेटर में इसका फॉर्मूला क्या बनता है, इसमें आपको फॉर्मूला याद रखना है फॉर द RC फेज शिफ्ट ऑसिलेटर। तो स्टेप नंबर 1, फॉर्मूला फॉर द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑपरेशन, फ्रीक्वेंसी F is equals to 2 pi root 6 into R into C, 2 pi root 6 R into C। रूट 6 कहां से आया, 3 फेज शिफ्ट नेटवर्क है, ईच प्रोड्यूसेस 60 डिग्री, इसलिए रूट 6 आया। ठीक है, तो अभी मुझे इसमें फ्रीक्वेंसी दिया है, कैलकुलेट क्या करना है, R, C भी दिया है, तो बचता क्या है R। तो ये मैं R को यहां पे लेके आ जाता हूं
और ये लिखता हूँ 2π√6 f इंटू सी। तो यहाँ पे इसकी वैल्यूज पुट करो, √6 इंटू 1 किलो हर्ट्स है और ये कितना है 0.01 माइक्रोफैरेड, मतलब 10⁻⁻⁶। इसको आप अगर कैलकुलेट करोगे तो इसका लगभग आपको 6.5 किलो ओम का आंसर आना चाहिए, अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 6.5 किलो ओम का आंसर आना चाहिए। तो रेजिस्टर मिल गया, कैपेसिटर तो गिवन है, ठीक है। तो अभी अपने को पता करना है कि अगर इसका गेन अगर मुझे फाइंड आउट करना है, या फिर अभी इसमें AVF दिया है सपोज, तो इस केस में अपना इन्वर्टिंग वाला है ना ये, तो टू सस्टेन द ऑसिलेशन, अभी RF एंड RI का वैल्यू तो हमने नहीं निकाला, तो इसके लिए टू सस्टेन द ऑसिलेशन RC फेज शिफ्ट oscillator should having minimum gain AVF is equals to 29। कितना होना चाहिए 29 होना चाहिए। तो AVF अगर है तो ये 29 है, तो इसका फॉर्मूला क्या है -RF/RI, यस RF/RI लेते हैं। तो गेन है, तो गेन तो यहाँ पे पॉजिटिव में नहीं, तो इस केस में पॉजिटिव ये टर्मिनल मतलब निगेटिव टर्मिनल हटा देता हूं, RF/RI, तो ये 29 है। तो इसमें बोलो मुझे क्या वैल्यू डालू तो ये 29 आएगा, 29 डिवाइडेड बाय 1, 29 डिवाइडेड बाय 1 आएगा ना 29। तो गेन देखो ये कैसे, हमने दो RC फेज शिफ्ट ऑसिलेटर को मुझे सर्वाइव करना है, तो उसके लिए ऑसिलेटर कितना चाहिए, 29 मेरा गेन होना चाहिए। कितना चाहिए मेरा गेन, कितना होना चाहिए 29 होना चाहिए। तो 29 गेन है, तो ये यहाँ पे लिख दिया। उसका फॉर्मूला क्या RF/RI, तो इसमें RF की वैल्यू में क्या लूंगा और R1 की वैल्यू क्या लूंगा, तो ये 29 आएगा। तो 29 डिवाइड बाय 1, तो सिंपल, इसमें आप मेरे को RF की वैल्यू क्या मिली 29 और RI की वैल्यू क्या मिली 1, तो ये दोनों किलो ओम्स में है, ठीक है। तो ये दोनों भी क्या होंगे, किलो ओम्स में होंगे, सिंपल। अभी इसको क्या करना है, इसको डिजाइन करना है, वही इसमें सब वैल्यूज वो पुट करने हैं। तो जब तक आप डिजाइन में वैल्यूज नहीं डालोगे, आंसर इसके मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे, ये याद रखना। तो यहाँ पे लिखना 29 किलो ओम फॉर RF, RI शुड बी 1 किलो ओम। ये नीचे जाएगा, ये यहाँ पे ग्राउंड हो जाएगा, पॉजिटिव निगेटिव, C एंड ये कनेक्टेड इधर, आउटपुट वोल्टेज R और R1 R2 R3 C1 C2 C3, इसमें जो भी वैल्यूज हम लोग कंसिडर करेंगे, R इज इक्वल्स टू R1 इज इक्वल्स टू R2 इज इक्वल्स टू R3। तो इसके लिए जो भी हमें R की वैल्यू मिली है ना 6.5, ये तीनों R के लिए होगा, ये तीनों R के लिए होगा, तीनों इसके लिए सेम वैल्यू, दैट इज 6.5 किलो ओम। और इसके लिए वैल्यू क्या कंसीडर करी थी 0.01 माइक्रोफैरेड फॉर ऑल द कैपेसिटर्स। तो यहाँ पे ऐसे लाइन लिख देना, C इज इक्वल टू C1 C2 C3, बिकॉज अपने को डिजाइन बोला है, कैलकुलेट यहाँ पे अपने को नहीं बताया कि C1 C2 अलग अलग है। तो अगर अलग अलग नहीं है तो सिंपल एक ही फॉर्मूला यूज करो और बता दो R एंड C की वैल्यू सेम ही है। तो इस केस में ये क्वेश्चन ऑलरेडी PYQ में आया हुआ है फॉर 10 मार्क्स फॉर द प्रीवियस ईयर स्टूडेंट्स, ओके, जिनको सब्जेक्ट लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट्स था। तो आया समझ में, इस तरीके से इसको डिजाइन, और हर एक कैपेसिटर और रेजिस्टर की वैल्यू आपको वहां पे नोट डाउन करनी है, तब तक आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। स्टूडेंट बोलेंगे सर हमने सॉल्व तो किया था बट मार्क्स काटे। मार्क्स काटे इसलिए क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है डिजाइन। जब डिजाइन पूछते हैं ना, तो ये आप अगर उसमें वैल्यूज पुट नहीं करते हो तो ये सिर्फ उसका सर्किट डायग्राम हो गया। जब उसको वैल्यूज पुट करते हो, एक्चुअल प्रैक्टिकल वैल्यूज, तो ही हम लोग बोल सकते हैं उसको डिजाइन किया गया है, ठीक है। तो अगर आप बोलोगे ये वैल्यूज मतलब डायग्राम बनाया पर वैल्यूज नहीं डाले, तो उसके मार्क्स आपके काटे जाएंगे, ठीक है। तो अगर 7 मार्क्स का क्वेश्चन होगा
तो इसमें से 3 मार्क्स आपके कट जाएंगे अगर आपने ये वैल्यूज नहीं लिखे। बाकी सब आपने निकाला है, ये निकाला है, ये निकाला है, ये निकाला है, बट वैल्यूज पुट नहीं किए तो आपका 3 मार्क्स काटा जाएगा। बिकॉज अपना क्वेश्चन ही क्या पूछा है, डिजाइन पूछा है। डिजाइन करना मतलब एक्चुअल प्रैक्टिकल वैल्यूज वहां पे पुट करना। ओके, तो दिस इज आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर। ओके, अभी इसके बाद जो होता है दैट इज कॉल्ड एज वेन ब्रिज ऑसिलेटर। ओके, दिस इज अनदर टाइप ऑफ ऑसिलेटर। आफ्टर दिस द वेन ब्रिज ऑसिलेटर, लेट्स स्टार्ट। तो वेन ब्रिज ऑसिलेटर, दिस इज द अनदर टाइप ऑफ ऑसिलेटर, बट इसमें जो ओपैम्प होता है ना, ओपैम्प, इसमें जो ये निगेटिव टर्मिनल है ना, मतलब इन्वर्टिंग टर्मिनल, इसको हम लोग यहां पे कर देंगे ग्राउंड, और कनेक्शन कहां पे होगा, पॉजिटिव से। तो पॉजिटिव में कनेक्शन अपना कैसे होगा, इसमें यहां पे जो सर्किट अपने को ड्रॉ करना है दैट इज ये रेजिस्टर होगा, यहाँ पे मेरा कैपेसिटर होगा। तो ये मैं सर्किट कुछ इस तरीके से बनाता हूँ। तो इससे यहाँ पे एक रेजिस्टर बना देना, यहाँ पे एक रेजिस्टर बना देना, और इसके सीरीज में ही और एक रेजिस्टर बना देना, और यहाँ पे एक पैरेलल कैपेसिटर बना देना। तो ये होगा R, ये मेरा C1, R1, R2, C2, और ये कनेक्शन जाएगा इधर V0 को। तो ये मेरा RF होगा, ये मेरा R1, RI होगा। ठीक है, अभी इसमें देखो वेन ब्रिज ऑसिलेटर है ना, तो इसमें ओपैम्प कौन सा यूज किया है, एज अ नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। कौन सा यूज किया है, एज अ नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। तो नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में फेज शिफ्ट कितना होता है, 0 डिग्री होता है, 0 डिग्री या फिर 360 डिग्री, है ना। एंड यहाँ पे एक सीरीज नेटवर्क है, सीरीज RC है, एंड पैरेलल RC है। तो जब भी सीरीज RC होता है तो 60 डिग्री फेज शिफ्ट होता है, एंड पैरेलल RC है तो -60 डिग्री होता है। तो +60 -60 का आंसर ये भी 0 डिग्री। तो टोटल फेज शिफ्ट कितनी होगी, तो टोटल फेज शिफ्ट कितनी होगी, टोटल फेज शिफ्ट होगी 0 डिग्री और 360 डिग्री फेज शिफ्ट। तो ये भी अपना क्राइटेरिया को सेटिस्फाइड कर लेता है। तो पहला क्राइटेरिया सेटिस्फाइड हो गया, टोटल फेज शिफ्ट 360 आई, और ये कौन से इस पे कनेक्टेड है, नॉन इन्वर्टिंग। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, 1 + RF/RI। तो हमेशा इसका वोल्टेज गेन 1 से ज्यादा ही होगा, 1+ है ना, तो इसमें अगर मैं 10 किलो ओम भी रखूं तो 2 आउटपुट मेरा गेन कितना आया, 2, तो ग्रेटर देन 1 है, तो ये भी क्राइटेरिया सेटिस्फाइड। तो गेन का भी क्राइटेरिया सेटिस्फाइड, फेज शिफ्ट का भी क्राइटेरिया सेटिस्फाइड, और इसलिए इसको बोला जाता है ऑसिलेटर सर्किट, वेन ब्रिज ऑसिलेटर सर्किट। तो इसमें नॉन इन्वर्टिंग है ओपैम्प, 0 डिग्री फेज शिफ्ट प्रोवाइड करेगा, ये पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ RC, ये सीरीज अरेंजमेंट ऑफ RC, दोनों का 60 एंड -60 कैंसल, 0 डिग्री आया, तो टोटल फेज शिफ्ट 0 डिग्री और 360 मिलेगा। नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है तो उसका फॉर्मूला होता है 1 + RF/RI। तो इसमें अगर मैं RF/RI कांस्टेंट भी रखूं तो 1 + 1 तो 2 तक मुझे मिलेगा गेन, तो विच इज हायर देन 1। तो अपना एक्चुअली कंडीशन ये होता है ना, A बीटा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होना चाहिए, है ना। तो ये दोनों भी क्राइटेरिया सेटिस्फाइड होते हैं। तो ऐसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, डिजाइन वेन ब्रिज ऑसिलेटर for f is equals to 1 kilohertz and 1 किलोहर्ट्ज मेरा फ्रीक्वेंसी है, एंड C की वैल्यू एज्यूम कर लो 0.01 माइक्रोफैरेड। तो वेन ब्रिज ऑसिलेटर के लिए फॉर्मूला क्या होता है, इसके लिए फॉर्मूला होता है बेसिकली f इज इक्वल्स टू 1/2 पाई r इंटू C, सिंपल। ओके, तो 1/2 पाई r की वैल्यू मुझे कैलकुलेट करना है, तो r इधर लेके आता हूं, फ्रीक्वेंसी को इधर लेके आता हूं, एंड 0.01 माइक्रोफैरेड विच इज इक्वल्स टू, अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो कुछ 1.59 किलो ओम तक ऐसा मिलना चाहिए। कितना मिलना चाहिए, 1.59 किलो ओम तक आंसर मिलना चाहिए। ठीक है, तो R की वैल्यूज मुझे यहाँ पे मिल गई। ठीक है, और
एक चीज यहाँ पे याद रखना, जो भी हम लोग बात करते हैं गेन की, तो इसमें RF की वैल्यू हमेशा ट्वाइस ऑफ RI मिलनी चाहिए। तो RF की वैल्यू समझो मैं 10 पिक किलो ओम रखूँ, तो RI की वैल्यू कितनी होगी, RF की वैल्यू 20 रखूँ तो RI की वैल्यू मेरी 10 किलो ओम तक होनी चाहिए। तो इस केस में अपना ये ओप एम्प को भी डिजाइन करना है, नेगेटिव पॉजिटिव RI की वैल्यू मैंने रखा इधर 10 किलो ओम, RF की वैल्यू अभी मैंने बताई कि 20 किलो ओम, RF दिस इज योर V0, दिस इज योर RI ग्राउंडेड। ये सर्किट में यहाँ पे एक रेजिस्टर, यहाँ पे रेजिस्टर एंड कैपेसिटर का नेटवर्क कनेक्टेड टू दिस फीडबैक, इसको बोला जाता है बीटा। फीडबैक मतलब ये, और गेन मतलब इसका गेन। ओके, तो ये R2, C2, R1 और यहाँ पे C1 वैल्यूज अभी पुट करनी है। C1 हमने C1 C2 की वैल्यू कंसिडर ही करी थी 0.01 माइक्रोफैरेड, 0.01 माइक्रोफैरेड। R2 की वैल्यू, R1 एंड R2 की वैल्यू दोनों की सेम ही रखेंगे। क्या रखेंगे, 1.59 किलो ओम लिखेंगे। R इज इक्वल टू R1 इज इक्वल टू R2 और यहाँ पे लिखेंगे C इज इक्वल टू C1 इज इक्वल टू C2। ये लिखना भी ज़रूरी होता है। तो इस तरीके का क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है, सेम क्वेश्चन फॉर 10 मार्क्स। आया समझ में? तो वेन ब्रिज ऑसिलेटर भी हुआ, RC फेज शिफ्ट ऑसिलेटर भी हो गया अपना। तो इस तरीके से अपना यहाँ पे भी RC फेज शिफ्ट ऑसिलेटर जब भी हम लोग बात करते हैं तो ये मेरा गेन प्रोड्यूस करता है, और ये जो टोटल है ना यहाँ से यहाँ तक, ये मेरा पूरा फीडबैक नेटवर्क है यहाँ। तो A इंटू बीटा, ये हम लोग हमेशा बात करते हैं इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो ये पूरा कंसिडर होता है ऑसिलेटर में। तो ऑसिलेटर टॉपिक में डेफिनेशन ऑफ ऑसिलेटर, टाइप्स ऑफ ऑसिलेटर्स, बार्कहाउसन क्राइटेरिया, टोटल फेज शिफ्ट 360 होनी चाहिए, एंड A बीटा। A मतलब एम्पलीफायर गेन एंड बीटा मतलब फीडबैक शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। ये दोनों सेटिस्फाई हो रही है तो उसको ही बोलेंगे हम लोग ऑसिलेटर। फिर एक RC फेज शिफ्ट ऑसिलेटर का एक्सप्लेनेशन लिया, उसके ऊपर एक डिजाइन लिया, फिर एक वेन ब्रिज ऑसिलेटर का एक्सप्लेनेशन लिया एंड उसका डिजाइन प्रॉब्लम लिया, और इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन आपको कंफर्म एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो दिस इज अनदर टॉपिक फ्रॉम द EDLC चैप्टर नंबर 4 में ये आता है, ठीक है। फिर इसमें हमने एक्चुअली EDLC में 3 टॉपिक कवर करवाए। एक ओप एम्प है, दूसरा जो टॉपिक है दैट इज कॉल्ड एज एक्टिव फिल्टर्स, एंड तीसरा जो है दैट इज ऑसिलेटर्स। तो ये सब कंटेंट आपको यूट्यूब में फ्री में अवेलेबल मिलेगा। बट इसके अलावा अगर आपको पूरा कंटेंट चाहिए EDLC का चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 6, तो LMR का क्रैश कोर्स, LMR क्रैश कोर्स फॉर EDLC सब्जेक्ट इज ऑलरेडी इन द लिंक below this video, लिंक बिलो दिस डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आपको कुछ भी क्वेरीज है, कुछ भी डिस्काउंट्स जानना है तो आप इस लिंक में जान सकते हो। उस मोबाइल नंबर पे आप कांटेक्ट करके उसमें इंफॉर्मेशन जान सकते हो। एंड इस LMR या ये कोर्स अगर आप परचेस करते हो तो उसमें आपको सभी रिकॉर्डेड वीडियोस जो रेगुलर लेक्चर्स में हुए हैं वो सब वीडियोस आपको मिलेंगे। रेगुलर बैच के क्रैश कोर्स का कंटेंट मिलेगा, एज वेल एज नोट्स मिलेंगे। एंड फॉर सिलेक्टेड फर्स्ट 5 स्टूडेंट्स के लिए, फॉर फर्स्ट 5 स्टूडेंट्स के लिए 40% ऑफ। जो भी पहले 5 स्टूडेंट्स इनरोल करेंगे तो उसमें आपको फर्स्ट 5 स्टूडेंट्स के लिए 40% ऑफ मिलने वाला है। तो LMR क्रैश कोर्स इज द सेम थिंग, ओके। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एनरोल जा करना है। जो भी वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी उसमें आपको उसका लिंक मिलेगा, उसमें जाके आपको एनरोल करना है फॉर दिस EDLC सब्जेक्ट के लिए। थैंक यू सो मच, दिस इज द एंड फ्रॉम माय साइड। एंड टुडेज टॉपिक जो हमने कवर किया है दैट इज द ऑसिलेटर। थैंक यू।